होता है। अब अगले दिन शिनिची स्कूल आ जाता है। मुरानो उसे नोटिस करती है, लेकिन उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। शिमाडा पेड़ के पीछे खड़ा होता है और शिनिची को नोटिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये काफी अजीब बात है, उसके पैरासाइट का सिग्नल कितना वीक है, क्या वो पैरासाइट सो रहा है? और शिनिची के पैरासाइट का रिएक्शन देखने के लिए शिमाडा मर्डरस इंटेंट की फीलिंग को जगा देता है, लेकिन मेगी सो रहा होता है, जिसकी वजह से शिनिची को कुछ भी पता नहीं चलता और वहाँ से चला जाता है। और तभी यूको वहाँ पर आ जाती है और वो शिमाडा को नोटिस करती है और तभी एक बहुत दूर से एक बॉल उड़ती उड़ती उसकी तरफ आती है और उसके सर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका हेड का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये शिमाडा अपने डैमेज हिस्से पर अपना हाथ रखता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है तो वो हिस्सा पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। ये देखकर यूको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब घर चलने के बाद मिगी शिनिची को बताता है तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो शिनिची, तुम्हारे थॉट्स भी काफी लॉजिकल हो चुके हैं, तुम पहले से काफी बेहतर हो चुके हो, इसलिए आज के लोग जब तुम्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद हम यूको को देखते हैं जो कि उसी शिमाडा वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और तभी यूको शिमाडा को टॉयलेट जाता हुआ नोटिस करती है और जैसे ही वो वापस बाहर आता है तो वो देखती है कि शिमाडा ने अपने क्लोथ्स को चेंज कर लिया होता है। शिमाडा एक गली के अंदर जाता है और अपने फेस को चेंज कर लेता है, जिसे देखकर यूको बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब और रात को यूको मन में सोच रही होती है कि क्या शिमाडा भी एक पैरासाइट है, क्या ये बात मुझे अपने भाई को बतानी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है हो सकता है मैं उसके बारे में गलत सोच रही हूँ। यूको इसके बाद डिसाइड करती है कि वो शिमाडा को खुद कन्फ्रंट करेगी कल। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है और एक सेफ्टी के लिए एक एसिड की बोतल ले लेती है। शिमाडा यूको के पास आता है जिसने उसे बुलाया होता है एक कमरे में मिलने के लिए। शिमाडा वहाँ पर आता है और कहता है हाँ तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी। यूको बोलती है तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मेरी नजर तब से तुम्हारे ऊपर है जब से तुम यहाँ पर आए हो। मैं ऐसा बिलीव नहीं करना चाहती कि तुम किसी और दुनिया के हो। मैंने तुम्हें देखा था, तुमने अपना फेस चेंज किया, बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी पर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। शिमाडा उससे पूछता है तुमने इसके बारे में और किस किस को बताया है? और इस तरफ शिनिची क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और मिगी शिनिची को शिमाडा के मर्डरस इंटेंट के बारे में बताता है और शिमाडा यूको की बातें सुनकर अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगता है, जिसे देखकर यूको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और अब शिमाडा के बारे में पता लगने की वजह से शिनिची बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिगी से पूछता है कहाँ पर है वो, जल्दी बताओ मुझे। और सारी क्लास शिनिची के स्ट्रेंज बिहेवियर को देख रही होती है कि आखिर कर क्या रहा है भाई, पागल वागल हो गया ये। शिनिची नोटिस करता है कि यूको अपनी जगह पर नहीं थी। शिनिची जल्दी से क्लास के बाहर जाता है उसे बचाने के लिए और इस तरफ यूको उस पैरासाइट को देखकर बहुत ज्यादा डरी होती है और शिमाडा बोलता है तुम ज्यादा मूव मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। शिमाडा यूको पर एक अटैक करता है, लेकिन यूको उस अटैक से बच जाती है और वो बोतल नीचे गिर जाती है जो यूको ने प्रोटेक्शन के लिए ली होती है। यूको शिमाडा पर उस बोतल को फेंकती है और शिमाडा उस बोतल को अपने ब्लेड से तोड़ देता है, लेकिन उस बोतल के अंदर एक केमिकल होता है और वो सारा केमिकल शिमाडा के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है और यूको इस मौके का फायदा उठाकर विंडो से बाहर आ जाती है। शिमाडा उस विंडो को ब्रेक करता है और उसे छुपा हुआ देख लेता है और अब जैसे ही वो यूको पर अटैक करता है यूको बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। अब शिमाडा बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और सोचता है मुझे किसी भी हालत में दूसरे ह्यूमन को होस्ट बनाना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका पैरासाइट ये फील करता है कि इस ह्यूमन की बॉडी अपने आप को दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पा रही है अपनी नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसे किसी तरह से तो अपने आप को ठीक करना ही होगा। और तभी एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और शिमाडा से पूछते हैं कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। शिमाडा अपने ब्लेड्स को निकालता है और उन दोनों को मार देता है। मिगी ये सब सेंस कर लेता है और शिनिची को बताता है और तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है और बताता है उस तरफ वो पैरासाइट उस तरफ है और पास में खड़े 2 टीचर्स को आवाज लगाता है जल्दी से जाओ वहाँ पर एक पैरासाइट है, पता नहीं क्या है वो। अब शिनिची शिमाडा के पास जाने लगता है भागकर और वो देखता है कि उसके क्लास के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। तभी मिगी बोलता है शिनिची ऐसी सिचुएशन में लड़ना ठीक नहीं होगा, हमें इन सभी के साथ स्कूल से बाहर निकलना ही होगा। अब वो सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर आ जाते हैं और एक टीचर उन्हें कहती है कि कंफर्म करो सारे आ गए ना यहाँ पे, कोई बचा तो नहीं। और तभी एक टीचर बोलता है अरे रमन सर क्लास 3 का कोई भी स्टूडेंट नहीं आया यहाँ पर। शिनिची ये बात सुन लेता है और बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है क्योंकि वो मुरानो की क्लास थी। शिनिची जल्दी से स्कूल के अंदर जाता है और मिगी से शिमाडा की लोकेशन के बारे में पूछता है। शिमाडा अभी भी अपने मर्डरस इंटेंट में होता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उसे मारता चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी स्कूल के बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं हमें, लेकिन उन स्टूडेंट्स पे भी उसे मुरानो नहीं नजर आती। मिगी बताता है कि शिमाडा 3rd फ्लोर पर है। शिनिची भागकर 3rd फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हुई हैं और शिनिची बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। मिगी शिनिची से कहता है शिनिची सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। शिनिची मिगी से पूछता है कि शिमाडा कहाँ पर है। मिगी बताता है वो हमसे 60 मीटर दूर है। शिनिची अपनी आंखें बंद करता है और नोटिस करता है कि 3 स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर छुपे हुए हैं। शिनिची उन 3 स्टूडेंट्स के पास जाता है और वहाँ पर उसे मुरानो भी दिखती है। मुरानो बहुत ही ज्यादा डरी होती है और शिनिची बोलता है चिंता मत करो सब ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिनिची उन तीनों को कहता है तो ठीक है अब हम सभी लोग इकट्ठे यहाँ से नीचे जाएंगे, अब वो जगह सेफ है, वो मॉन्स्टर वहाँ से जा चुका है। एक स्टूडेंट बोलता है 1 मिनट तुम इतनी आसानी से उस रास्ते से कैसे आ गए, इसका मतलब तुम भी एक मॉन्स्टर हो। और वो दोनों स्टूडेंट्स शिनिची को एक मॉन्स्टर समझकर वहाँ से भागने लगते हैं और मारे जाते हैं। शिनिची मुरानो को उठाता है और एक क्लासरूम के अंदर ले आता है और जैसे ही शिमाडा क्लासरूम के पास आता है शिनिची क्लासरूम से नीचे जंप लगा देता है और मुरानो को लेकर
लेकर वहाँ से भाग जाता है। शिनिची मुरानो को एक ग्राउंड के अंदर लेकर आता है और बोलता है, हाँ तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगी। और तभी स्कूल में पुलिस पहुंच जाती है और शिमाडा अभी भी स्कूल के अंदर घूम रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शिमाडा उन सभी को मार रहा होता है। मिगी शिनिची को बताता है शिनिची उन गोलियों से वो नहीं मरने वाला, अगर पुलिस उसे मारना चाहती है तो उन्हें शिमाडा के हेड या उसके हार्ट को टारगेट करना होगा। अब शिनिची एक बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ता है और देखता है कि शिमाडा भी एक बिल्डिंग के टेरेस पर आ चुका है। मिगी बोलता है शिनिची तुम क्या करने की सोच रहे हो? और शिनिची उसे कहता है मिगी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम अपनी सारी ताकत को मेरे राइट हैंड में ट्रांसफर कर दो। और अब अपने राइट हैंड में वो एक पत्थर को पकड़ता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके अपने हैंड को बहुत ही खतरनाक रूप में लेकर आकर उस स्टोन को फेंकता है शिमाडा के ऊपर। और इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से वो स्टोन सीधा उसके हार्ट पर जाकर लगता है और शिमाडा आखिरी बार मिगी को उस बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ नोटिस करता है और मर जाता है। तभी पुलिस भी टेरेस पर पहुंच जाती है और उसे मरा हुआ देखती है। शिनिची टीवी पर शिमाडा की न्यूज को देखता है और मिगी को बोलता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लोग अभी भी सच्चाई को क्यों नहीं सामने लेकर आते। उन्हें सबके सामने उसकी बॉडी लेकर आनी चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये पैरासाइट्स कैसे दिखते हैं, कितने घिनौने दिखते हैं ये लोग। शिनिची तो उससे क्या होगा? शिनिची उसे बताता है अगर ऐसा हुआ तो लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी पैरासाइट्स के लिए और इनसे बचने का कोई सोल्यूशन भी निकाला जाएगा फिर। और दूसरी तरफ एक ऑफिशियल्स की मीटिंग हो रही होती है और एक ऑफिसर बोलता है तो अभी तक हमने इन पैरासाइट्स की एग्जिस्टेंस को छुपा कर रखा है लेकिन अब सच को छुपाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑफिसर बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह के अनाउंसमेंट से पब्लिक में काफी कियोस पैदा हो जाएगा। और कुछ ह्यूमंस तो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन्स इन पैरासाइट्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो उससे जंग का खतरा भी बढ़ जाता है, वो लोग इन पैरासाइट्स को एज अ मिलिट्री वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा ऑफिसर कहता है पर अब टाइम आ चुका है इन पैरासाइट्स को पब्लिक के सामने लेकर आने का, हम कब तक ऐसे इन्हें छुपा कर रखेंगे। तभी एक चौथा ऑफिसर बोलता है हाँ तो ठीक है पर हम बोलेंगे क्या लोगों को? दूसरा पर्सन कहता है हम उन्हें एक मेथड बताएंगे जिससे वो लोग आसानी से ह्यूमंस और पैरासाइट्स में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। एक बंदा बोलता है भाई क्या बातें कर रहा है तू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ह्यूमन है कौन सा पैरासाइट है? वो लोग तो एक जैसे दिखते हैं, उनकी शक्लें भी एक जैसी हैं, तो कैसे पता चलेगा भाई? और वो बंदा एक डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है उनसे और कहता है तो हम सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जाना है इन पैरासाइट्स के बारे में। डॉक्टर यून सभी को समझाते हैं इन पैरासाइट्स में एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये लोग ह्यूमन ब्रेन्स की तरह काम कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ ये पैरासाइट्स उससे कहीं ज्यादा चीजें कर सकते हैं। इन पैरासाइट्स के टिश्यूज इस क्वालिटी के हैं कि वो रबर जितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और स्टील जितने हार्ड भी। पर हमारे पास एक एडवांटेज है, अगर इन पैरासाइट्स के किसी भी सेल को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना मिले तो वो मर जाएंगे। इसी वजह से इनके सभी के सभी सेल्स एक साथ काम करना प्रेफर करते हैं। अगर एक काफी छोटा फ्रेगमेंट इनकी बॉडी से अलग हो जाए तो उस छोटे से पार्ट में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो दोबारा चक्कर पूरी की पूरी बॉडी के साथ इमर्ज हो पाए। तो सिंपल शब्दों में अगर आप किसी ह्यूमन का हेयर पुल करोगे तो उस ह्यूमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक पैरासाइट के हेयर को पुल करोगे तो मेरी एक थ्योरी है उस पैरासाइट का हेयर कुछ देर के लिए तो काफी पेन में तड़पेगा और फाइनली मर जाएगा। एक बंदा अपने हेयर को पुल करता है और बोलता है अच्छा तो इनका मतलब है इन पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने बालों को नोचना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक बंदा बोलता है अबे वो तेज, अगर उन्होंने विग का इस्तेमाल कर लिया तो? जिसके रिप्लाई में वो डॉक्टर बोलता है अरे बॉडी के किसी भी एरिया का सैंपल एक जैसा ही रिएक्ट करेगा, बाल नहीं तो उनके टांगों के बाल, दाढ़ी के बाल, जहाँ मर्जी के बाल खींच लो। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद एक बंदा बोलता है तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया तो प्लीज आप लोग भी जाने से पहले अपने हेयर्स को प्लीज एक बार पुल करके जाना। वैसे तो इस बात की बहुत ही कम चांसेस है लेकिन हो सकता है कि हम सभी में से कोई एक बंदा पैरासाइट हो। अब इसके बाद हम शिनिची को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है और तभी वो मुरानो को नोटिस करता है और पूछता है हाँ तो मुरानो ठीक हो तुम? और मुरानो उसकी लाइफ बचाने के लिए शिनिची को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है शिनिची तुम इतनी हाइट से जंप किया था यार, तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिनिची उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के हेयर पुल करते हैं और हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पैरासाइट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी और सभी लोगों को एक दूसरे के बाल खींचकर ग्रीट करने का एक ट्रेंड शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं। उस लड़की ने काफी ड्रिंक की हुई थी और वो लड़की बोलती है डियर क्या तुमने वो हेयर पुल करने वाली बात सुनी है? और मजाक में वो लड़की उस बंदे के हेयर को पुल करती है और वो देखती है कि उस बंदे के हेयर्स अपने आप मूव करने लगते हैं, वो जिंदा होते हैं, जिसे देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये बंदा एक पैरासाइट है और वो लड़का उसे मार देता है और उसे खा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सपने में काना एक बहुत ही सुंदर जगह पर खड़ी होती है, लेकिन तभी वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी बन जाती है और काना के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स यानी कि पैरासाइट्स आसपास उसके होते हैं और उसे घेर कर मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक घोड़े पर एक लड़का वहाँ पर आता है जो कि शिनिची होता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर काना को बचा लेता है और तभी उसका ये सपना टूट जाता है। थोड़ी देर बाद काना शिनिची के पीछे जाती है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है और उसका हेयर पुल करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका हेयर पुल करती शिनिची उसे रोक लेता है। दरअसल काना को शिनिची पर थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि वो भी एक पैरासाइट तो नहीं है और शिनिची उसे कहता है ये क्या कर रही हो काना, तुम्हें बिना पूछे ये सब नहीं करना चाहिए यार। अब शिनिची उसे परमिशन देता है उसके बाल खींचने के लिए और काना देखती है कि उसके बाल बिल्कुल सही सलामत है और उसके बालों में कोई भी मूवमेंट नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल है और शिनिची के हेयर को संभाल कर अपने पर्स
पर्स में रख लेती है। शिनिची मन में सोच रहा होता है कि शायद उसे काना को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर शिनिची सोचता है नहीं, जब तक मिगी अवेक है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मिगी शिनिची से कहता है शिनिची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिनिची काना को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। और मिगी शिनिची से कहता है शिनिची मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से दोबारा मिलो। शिनिची बोलता है तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो किसी मुसीबत में पड़ सकती है। और तभी कानो अपने पीछे मुरानो को नोटिस करती है, जो कि उसी के पीछे खड़ी होती है। और मुरानो काना से पूछती है तो मैंने लगता कि आजकल शिनिची थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया है। और तभी दूसरी तरफ हमें एक कार को दिखाया जाता है, जिसमें से एक काफी बॉडी बिल्डर टाइप बंदा बाहर निकलता है। और वो लड़का एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और बाहर खड़े एक गुंडे से पूछता है हाँ तो अंदर कितने लोग हैं। जिसके रिप्लाई में वो बंदा बोलता है बेटे इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं यहाँ से निकल जा, चला जा यहाँ से। वो बंदा बोलता है ही तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो। और तभी वो बंदा उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉडी बिल्डर बंदा उस बंदे को दीवार में देकर मारता है और उसको खत्म कर देता है। अब वो बंदा बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर याकूजा गैंग के मेंबर्स होते हैं, जो कि सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये बंदा उन सभी की पिटाई करने लगता है बहुत ही गंदे तरीके से। अब ये बंदा थोड़ा और अंदर जाता है और बिना कोई रहम खाए सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। एक बंदा उसके हाथ में एक चाकू मार देता है, लेकिन वो ब्लेड उसी के हाथों में टूट जाता है। और वो बंदा अपने हाथ को इतना ज्यादा पंप करता है कि वो ब्लेड निकलकर उस बंदे की फोरहेड में घुस जाता है। अब ये देखकर बाकी लोगों की फट जाती है और उस पर गन से शूट करने लगते हैं। उस बॉडी बिल्डर के पैर पर भी गोली लगती है, यहाँ तक कि उसके सर के बीचों बीच जाकर एक स्वॉर्ड लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो पर्सन बड़े आराम से उस स्वॉर्ड को निकालता है अपने सर से और उस बंदे को मार देता है। और फाइनली उस ग्रुप का लास्ट मेंबर उससे पूछता है आखिर तुम चाहते क्या हो। वो पैरासाइट उसे बताता है हम लोग तो एक टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक हेवीली आर्म्ड ग्रुप हम पर हमला करेगा तो हम उसके खिलाफ कितने सक्सेसफुल होंगे। और ऐसा बोलकर वो उसे भी मार देता है। और तभी बाहर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो अभी हुए इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। और तभी वो बॉडी बिल्डर लड़का वहाँ से बाहर आता है और उसे देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और बाकी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गली के मोड़ पर मुड़ता है तो वो गायब हो जाता है। और तभी हमें काना को दिखाया जाता है, जो कि शिनिची की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है। काना शिनिची के पास भागकर आने लगती है, लेकिन वो देखती है कि शिनिची मुरानो को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है बेचारी काना। अब अगले दिन मिगी शिनिची से पूछता है शिनिची तुम काना से क्यों मिलने जा रहे हो। जिसके रिप्लाई में शिनिची उसे कहता है हाँ मिगी, काना आखिरी बार मुझसे कुछ फेवर मांगना चाहती है, मैं उसे मना नहीं कर पाया। शिनिची काना का ही वेट कर रहा होता है और तभी मिगी बोलता है शिनिची यहाँ पर 3 नहीं 5 पैरासाइट्स हैं। ये सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मिगी बताता है शिनिची उन्होंने हमें नोटिस कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो पैरासाइट्स यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर हैं और वो टोटल 5 नहीं 8 हैं, जिसमें से 2 तो ग्राउंड पर हैं और बाकी के 6 ऊपर की तरफ। और तभी शिनिची वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को देखता है। शिनिची पूछता है तो क्या यही है वो लोग। मिगी बोलता है हाँ यही है वो लोग और वो नीचे वाले भी, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो इतनी भीड़ में हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई कांटेक्ट करने पर शायद वो तुम्हें पहचान ले। और तभी एक पैरासाइट जिसका नाम गोटो होता है वो शिनिची को लोकेट करने की कोशिश करता है और शिनिची एकदम से उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता है और मिगी से पूछता है मिगी क्या उसने मुझे देख लिया। मिगी कहता है हाँ शिनिची तुम्हारा आई कांटेक्ट हो गया है, लेकिन इस टाइम वो हमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिनिची ये देखकर हैरान होता है कि एक पैरासाइट एक मेयर के इलेक्शन में पार्ट ले रहा है, आखिर ये करना क्या चाहते हैं। अब इसके बाद शिनिची घर जाता है और मिगी उससे बताता है शिनिची अब हमारे सामने एक पॉलिटिशियन पैरासाइट भी है, एक टीचर भी है। मुझे लगता है वो पैरासाइट ह्यूमंस को एक सेफ फूड सोर्स बनाना चाहता है, ताकि उसके साथ ही पैरासाइट्स जब चाहे ह्यूमंस को खा पाए। और उसी रात दूसरी तरफ काना बैठी हुई शिनिची के बारे में ही सोच रही होती है और तभी वो किसी को सेंस करती है और उसके पास जाने के लिए निकलती है। काना को पता होता है कि जिस चीज को वो सेंस कर रही है वो शिनिची नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाती रहती है और देखती है कि वहाँ पर एक लड़की है और उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। और तभी उसके पास शिनिची का एक ईमेल आता है। अब शिनिची और काना एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं और शिनिची अपना राइट हैंड एक दीवार पर मारता है बहुत ही तेज और बोलता है चलो अच्छा है मिगी सो रहा है। और अब शिनिची काना को सब कुछ सच सच बता देता है पैरासाइट्स और मिगी के बारे में, लेकिन काना को लगता है कि ये फालतू की बातें कर रहा है, बस ये बहाने कर रहा है, ये बस मेरे से पीछा छुड़ाना चाहता है। शिनिची कहता है नहीं काना ये बिल्कुल सच है। काना कहती है अच्छा तो अगर ये सच है और तुम एक पैरासाइट हो तो अपने हाथ की शेप बदल कर दिखाओ जरा, झूठ बोलते हो मेरे से तुम हैं, मुझे प्रूफ करो ये सब। शिनिची कहता है प्रूफ तो मैं नहीं कर सकता यार अभी, क्योंकि मिगी सो रहा है अभी। काना बोलती है मैं तुम्हें बाकी मॉन्स्टर से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, आगे से मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही आऊंगी शिनिची, बाकी मॉन्स्टर्स के पास नहीं। अब अगले दिन शिनिची देखता है कि वो पैरासाइट जो कि उन इलेक्शंस में खड़ा हुआ था वो इलेक्शन को जीत चुका है। और मिगी शिनिची को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उसे बताता है कि काना की एबिलिटी अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो अब पैरासाइट्स की तरह एक सिग्नल एमिट करना शुरू कर दी है। ऐसा तब होता है जब वो अपनी पावर्स पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती है और इसी वजह से उसने उसे सेंस करना शुरू कर दिया है। शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है अरे ऐसे तो वो पैरासाइट्स उसको सेंस कर लेंगे और उसे मार देंगे। शिनिची मिगी से कहता है मिगी मैंने उसे पैरासाइट्स के बारे में सब कुछ बता दिया जब तुम सो रहे थे। जिसके रिप्लाई में मिगी उसे बोलता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। शिनिची कहता है लेकिन काना मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है, तुम्हें इसके सामने आना पड़ेगा। पहले तुम मिगी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो एग्री कर जाता है। अब अगले दिन शिनिची एक ट्रेन स्टेशन पर आता है
है काना से मिलने के लिए, लेकिन मिगी उसे बताता है कि यहाँ पर 2 पैरासाइट्स और हैं। तो शिनिची काना को कॉल करके मीटिंग प्लेस को बदलने के लिए कहता है और उसे ट्रेन स्टेशन पर आने के लिए मना करता है। शिनिची उन पैरासाइट्स के सामने नॉर्मली बिहेव करता है जिससे कि उन्हें उस पर शक ना हो। दोनों में से एक पैरासाइट शिनिची को मुड़कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब काना अपने रूम में शिनिची का वही तोड़ा हुआ एक हेयर अपनी फिंगर के अराउंड लपेट लेती है और सोचती है आज मैं शिनिची को दिखाऊंगी कि मेरी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे मैं सिर्फ उसे ही सेंस कर सकती हूँ, बाकी और किसी को भी नहीं। इसके बाद काना अपने रूम से निकलती है शिनिची को सेंस करने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल वहीं पर पड़ा रह जाता है जिसकी वजह से वो शिनिची का कॉल पिक नहीं कर पाती। काना बाहर निकलते ही कुछ सेंस करती है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। शिनिची मिगी से पूछता है कि क्या वो काना को सेंस कर सकता है। मिगी कहता है नहीं, उसका सिग्नल बाकी पैरासाइट से बहुत ही ज्यादा वीक है, तो मैं उससे सेंस नहीं कर सकता। अब काना फाइनली शिनिची को ढूंढने के लिए एक वेयर हाउस के अंदर जाती है और तभी मिगी को भी एक और पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है और शिनिची को लगता है कि काना भी उसी तरफ आगे बढ़ रही होगी और इसलिए अब वो भी उस सिग्नल को फॉलो करने लग जाता है। अब काना जैसे ही उस जगह पर एंटर होती है तो वो देखती है कि एक पैरासाइट एक ह्यूमन को खा रहा होता है। वो पैरासाइट काना को देखता है और काना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है अपनी जान बचाकर, लेकिन वो पैरासाइट काना के हाथ को इंजर्ड कर देता है। काना अपने आप को संभालती है और सोचती है कि शिनिची उसे बचा लेगा जैसे उसने उसके ड्रीम में उसे बचाया था। और तभी शिनिची उसके सामने आता है और इससे पहले कि शिनिची कुछ कर पाता वो पैरासाइट अपना ब्लेड उसके सीने में घुसा देता है और काना नीचे गिर जाती है। अब शिनिची ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मिगी को बोलता है मिगी तुम डिफेंस संभालो। और तभी शिनिची बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पैरासाइट के अटैक को रोकते हुए उसकी चेस्ट में हाथ डालकर उसका हार्ट अपने हाथों से ही उखाड़ देता है और बाहर निकाल देता है। शिनिची काना को नीचे पड़ा हुआ देखता है और मिगी बोलता है शिनिची अब हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। काना शिनिची से कहती है मुझे पता था शिनिची तुम मेरे पास जरूर आओगे, तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा सपना भी आया था जो इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। इसके बाद काना के हाथ से शिनिची का वो हेयर निकल जाता है और काना मर जाती है। अगले दिन काना की मौत का शोक मनाने के लिए एक छुट्टी रखी होती है स्कूल में और कुछ डिटेक्टिव्स शिनिची को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग काना ने ही उस पैरासाइट को स्पॉट किया था। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि शिनिची की मॉम भी एक पैरासाइट के हाथों मारी गई थी और अब सेम केस इसकी दोस्त के साथ भी हुआ है। एक ऑफिसर बोलता है सर वहाँ पर एक और पैरासाइट भी हमें मरा हुआ मिला था जिसका हार्ट निकाला हुआ था और उसे वॉल पर धक्का भी दिया गया जिससे वॉल पूरी तरह से टूट गई थी। ये किसी ह्यूमन का काम तो मुझे नहीं लगता, जिसका मतलब है वहाँ पर एक और पैरासाइट भी मौजूद था। अब शिनिची वहाँ से जा रहा होता है और मित्सुओ शिनिची पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है तुमने काना को क्यों नहीं बचाया। शिनिची पहले उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर शिनिची उसे बहुत ही तगड़ा पंच मारता है जिसकी वजह से मित्सुओ रोने लग जाता है और अपनी नीज पर आकर शिनिची से सॉरी मांगता है और शिनिची वहाँ से चला जाता है। और शिनिची एक जंगल के बीचों बीच आकर कहता है इतना कुछ होने के बाद भी मैं इतना शांत कैसे हूँ, मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा, शायद इस वजह से क्या मैं धीरे धीरे एक पैरासाइट में बदलता जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पैरासाइट्स की एक मीटिंग चल रही होती है और उनमें से एक पैरासाइट बोलता है इतने सारे फीडिंग लोकेशन बनाने के बावजूद भी उस पैरासाइट ने वो जगह चूज की जो कि हमारी फीडिंग लोकेशन भी नहीं थी। ना ही उसने अपनी भूख को प्रेफरेंस दी ज्यादा, बल्कि उसने दूसरे पैरासाइट्स के साथ लड़ाई भी की जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है और ये पता लगाना भी बाकी है कि उस पैरासाइट को आखिर मारा किसने है। और तभी रियो को तामिया बोलती है खड़ी होकर ये एक ह्यूमन का काम है और तामिया एक प्रोजेक्टर के ऊपर शिनिची की तस्वीर को लगा देती है और बोलती है ये इसका काम है, इसी ने उसे मारा है। थोड़ी देर बाद तामिया अपने घर चली जाती है और हम देखते हैं कि इसके साथ एक बेबी भी होता है घर पर। और तभी उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कॉल आती है जो उसे बताता है मिस तामिया मैंने शिनिची को पूरे 1 वीक तक फॉलो किया, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा है। अब इसके बाद हम शिनिची को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और शिनिची उन सब की पिटाई करता है एक पार्क में आकर। और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है अपने कैमरे के अंदर। और शिनिची नीचे खड़े एक गुंडे से पूछता है तुम्हें किसने भेजा था, बताओ मुझे। वो बंदा बोलता है हाँ भाई मुझे एक लड़की ने हायर किया था और मुझे पता नहीं वो कौन थी। और दूसरी तरफ वो शिनिची का फॉलोअर रियोको को वो फुटेज दिखाता है जो उसने कैप्चर की थी जिसमें शिनिची उन गुंडों से लड़ रहा होता है। रियोको पूछती है तो क्या तुमने इस लड़की के बारे में कुछ और नोटिस किया क्या, जैसे कि इसके राइट हैंड का कुछ मूवमेंट वगैरह वो कुछ डिफरेंट था। वो इन्वेस्टिगेटर से कहता है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और शिनिची घर से बाहर चला जाता है घूमने के लिए और वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। शिनिची उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर काना मरी होती है और वो पर्सन उसे उस बिल्डिंग तक फॉलो करता है और शिनिची बोलता है काना मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी और उसे यहाँ पर एक मॉन्स्टर मिल गया था, ये सब मेरी गलती है, मुझे इसे पहले रोक देना चाहिए था। और तभी मिगी उस बंदे को नोटिस कर लेता है जो कि एक खिड़की से उन्हें देख रहा होता है और उसके हाथ से उस कैमरे को छीन लेता है और मिगी उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन शिनिची मिगी को रोकने की कोशिश करता है। मिगी उस बंदे की लेग को इंजर्ड कर देता है और उसके हाथ पर भी एक हमला करता है। और क्योंकि मिगी अब शिनिची की बॉडी से अलग हो गया होता है उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो उस इन्वेस्टिगेटर को जान से मार पाए। अब मिगी शिनिची से काफी दूर हो गया होता है, इसलिए वो जल्दी से शिनिची के पास जाता है और दोबारा से उसकी बॉडी में मर्ज हो जाता है और शिनिची को कहता है शिनिची उस बंदे ने हमें देख लिया है और उस बंदे के पास एक कैमरा भी था, हमें उसे मार देना चाहिए वरना हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन शिनिची इस बात के लिए एग्री नहीं होता और मिगी धक्के से शिनिची को अपने साथ लेकर चलने लगता है, लेकिन शिनिची फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। इतने में वो बंदा दूर निकल जाता है काफी और मिगी थक जाता है और शिनिची बोलता है
नहीं मिगी, मुझे और कोई खून खराबा नहीं करना, हम और ह्यूमंस की जान नहीं लेंगे। मिगी बोलता है अब वो पर्सन वैसे भी बहुत दूर पहुंच चुका है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। अब अगले दिन मिगी उस बंदे के कैमरे को इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि उसमें शिनिची की बहुत सारी तस्वीरें होती है और बहुत सारी वीडियोस भी होती है। और मिगी शिनिची से कहता है शिनिची ये बंदा तुम्हें बहुत देर से फॉलो कर रहा था और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अब शिनिची अपनी सुनने की एबिलिटी पे फोकस करता है और अलग अलग चीजों की आवाज सुनता है और तभी उसे अपने उसी स्टॉकर की आवाज सुनाई देती है जो कि हाँफ रहा होता है। और शिनिची अपने टेरेस पर जाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो बंदा वहाँ से डरकर भाग जाता है। शिनिची मोमोरू से मिलता है जिसकी हेल्प से वो उस इन्वेस्टिगेटर को पकड़ने का प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ हम उस इन्वेस्टिगेटर और तामिया को देखते हैं और वो स्टॉकर तामिया को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि शिनिची के राइट हैंड ने स्ट्रेच होकर उस पर अटैक किया था, लेकिन तामिया ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। वो इन्वेस्टिगेटर से कहता है मैडम जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसके राइट हैंड ने ऐसे स्ट्रेच होकर मुझ पे हमला किया था, इतना खतरनाक, मैं तो इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ वहाँ से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर है क्या चीज। और तभी उस इन्वेस्टिगेटर को याद आता है कि एक बार तामिया ने शिनिची के राइट हैंड के बारे में उससे कुछ पूछा था कि क्या उसे कोई मूवमेंट वगैरह नजर आई थी उसके राइट हैंड में। और तभी वो इन्वेस्टिगेटर समझ आता है कि इसे इस बारे में पता था, ये बस नाटक कर रही है, इसे पता था कि शिनिची के राइट हैंड में कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसने इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था और अब ये बंदी नाटक कर रही है। और तभी रियो को बोलती है भाई हो गया तेरा बस, अब इसके बाद मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तेरे जितने पैसे बनते हैं तेरे को मिल जाएंगे, अब इसके बाद मुझे परेशान मत करियो कभी भी। और रियो को वहाँ से उठकर चली जाती है। अब अगले दिन हम शिनिची को देखते हैं और मोमोरू इस वक्त एक गाड़ी के अंदर बैठा होता है और उसने अपने फेस की शेप चेंज करी होती है जिससे वो इन्वेस्टिगेटर उसे पहचान न ले। और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी शिनिची को स्टॉक कर रहा होता है। मिगी शिनिची से कहता है उन्होंने उस स्टॉकर को ढूंढ लिया है। वो इन्वेस्टिगेटर शिनिची के पीछे आने लगता है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए एक टर्न लेता है तो वो देखता है कि शिनिची उसके सामने ही खड़ा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन शिनिची उसे पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है जिससे मामोरू चला रहा होता है। अब वो तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर डर के उनसे पूछता है भाई एक गलती होगी यार, छोड़ दो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो यार। शिनिची बोलता है चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम्हें एक जगह पर लेकर जा रहे हैं और तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे हमें। अब वो सभी लोग एक अबेंडेंट जगह पर आ जाते हैं और शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर से बोलता है तो ठीक है मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और शिनिची उसे सब कुछ डिटेल में बताता है पैरासाइट्स और मेगी के बारे में। और क्योंकि उस बंदे ने उसके राइट हैंड को देखा होता है उसकी बॉडी से अलग, तो वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है देखो भाई मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है। और वो इन्वेस्टिगेटर कहता है ना भाई मैं तो बताऊंगा भाई, अगर तुम सच में ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हो ना तो तुम्हें खुद को रिवील कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चाहे फिर उसका मतलब तुम्हारा एक लैब रेट बनना ही क्यों ना हो। अब ये सब सुनकर उन दोनों के पैरासाइट्स बाहर आ जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मिगी बोलता है किसी भी हाल में मैं शिनिची को खुद को रिवील नहीं करने दूंगा, जितनी राइट तुम्हें जिंदा रहने की है उतनी ही मुझे है। अब शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर को बोलता है देखो भाई हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, ठीक है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे स्टॉक करने के लिए। पर वो इन्वेस्टिगेटर उसे इस बात का जवाब देने से मना कर देता है और मिगी उसे बताता है कहीं वो तामिया तो नहीं, वो एक पैरासाइट औरत है, हो सकता है उसने अपना नाम चेंज कर लिया हो। और मिगी उसे बोलता है अगर तुम हमारे पीछे आना बंद नहीं करोगे तो हम नहीं तो तुम्हारी क्लाइंट ही तुम्हें मार देगी। अब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि आधी रात को शिनिची को तामिया का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर आने के लिए बोलती है। अगले दिन शिनिची उसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी होती है और हमें पता चलता है कि रियो को तामिया वहाँ पर एक स्टूडेंट होती है और उसके साथ उसका बेबी भी होता है जिसे कुछ लड़कियां देख रही होती है और उसे बोल रही होती है अरे ले 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 कितना क्यूट है। अब क्लास खत्म होने के बाद तामिया शिनिची से मिलने के लिए एक टेरेस पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि शिनिची पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। रियोको के साथ उसका बेबी भी होता है और उसे बोलती है शिनिची तुम ही बोलते हो ना कि सभी स्पीशीज को आपस में कोएग्जिस्ट करना चाहिए। शिनिची बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी स्पीशीज को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और तभी तामिया को रियलाइज होता है कि शिनिची की मॉम मिसिंग होती है और वो शिनिची से पूछती है एक मिनट तुम्हारी मॉम मिसिंग है क्या, उन्हें किसी ने मार दिया? शिनिची ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और इसकी वजह से उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। अब तामिया बहुत जोर से हंसने लग जाती है और कहती है तो तुम्हारी मॉम को हमारी ही किसी स्पीशीज ने खा लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसकी ये बात सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रियो को बोलती है लगता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है कुछ ही दिन पहले और मैं अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है मुझे इस बेबी को एक शील्ड की तरह यूज करना चाहिए। और अब उन दोनों में एक फाइट होनी ही वाली होती है कि तभी दो लड़कियां वहाँ पर आ जाती है और उन्हें नोटिस कर लेती है जिसकी वजह से तामिया उस पर हमला नहीं कर पाती और वहाँ से चुपचाप
चले जाती है और थोड़ी देर बाद शिनिची उसका पीछा करने लगता है और चलते चलते वो थककर एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी उसे अपने सामने एक फॉर्चून टेलर दिखाई देती है और वो औरत शिनिची के राइट हैंड को देखकर बोलती है, तुम्हारे हार्ट में एक होल है ना। शिनिची ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इन्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कैसे पता। वो लेडी बोलती है, इस होल को क्लोज करने के लिए उसी पर्सन से मिलो जिसने इसको बनाया है और उससे बात करो। अब शिनिची ये सुनकर हंसने लग जाता है और अपनी मॉम को याद करते हुए बोलता है, मैंने उस औरत को मार दिया। और ये सुनकर वो फॉर्चून टेलर हक्की बक्की रह जाती है। अब अगली सुबह हम उसी इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिससे अपने एक इन्वेस्टिगेटर दोस्त से पता चलता है कि एक पैरासाइट एक अबंडेंट बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर है। वो खुद वहां जाने से डरता है, इसलिए वो शिनिची से हेल्प मांगता है। अब शिनिची वहां पर जाता है और वो देखते हैं कि उस पैरासाइट ने वहां पर एक लड़की को मार डाला है। शिनिची उस पैरासाइट से फाइट करता है और काफी एक खतरनाक लड़ाई के बाद शिनिची और मिकी उसे मारने में सफल हो जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उसकी ये सारी की सारी लड़ाई को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। लेकिन बाद में वो शिनिची को उस चिप को दे देता है, उस मेमोरी कार्ड को, और मिगी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये बंदा पैरासाइट्स और इन सब से परेशान हो चुका है और डिसाइड करता है कि ये सारा काम छोड़ देगा इन्वेस्टिगेटर वाला। अब इसके बाद हम गोटो को देखते हैं जो कि एक पियानो बजा रहा होता है और तभी एक बंदा आकर उसे बताता है, गोटो शिनिची बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम हैंडल करो। गोटो बोलता है, तो ये काम तुम मुझसे कराना चाहते हो, ठीक है मैं उससे डील करूंगा। अब इसके बाद हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर बैठा होता है और शिनिची उस मॉन्स्टर से पूछता है, तुम कौन हो, तुम तो कोई मॉन्स्टर लग रहे हो मुझे। और तभी वो मॉन्स्टर शिनिची को बोलता है, अच्छा तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम भी मुझसे कुछ अलग नहीं हो। और तभी उस मॉन्स्टर की आवाज मिगी में बदल जाती है और वो शिनिची को उसकी फोटो दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी शिनिची उस सपने से उड़ जाता है। अब अगले दिन शिनिची स्कूल में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है खिड़की में खड़ा हुआ। और तभी मिगी उसे बताता है, शिनिची एक पैरासाइट हमारे आसपास है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिगी उसे बताता है, इस बार हम टारगेट हैं और वो हमारी तरफ मर्डरस इंटेंट से आ रहा है और वो एक नहीं वो 3 पैरासाइट्स हैं। मिगी उससे पूछता है, तो शिनिची तो तुम फाइट करना चाहते हो या भागना चाहते हो। और शिनिची वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और उस स्कूल से भागने लगता है और बोलता है, नहीं ये सब मैं स्कूल में नहीं कर सकता, यहाँ बहुत खतरा है। और तभी मुरानो वहाँ पर आ जाती है और वो शिनिची से पूछती है, शिनिची तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। और तभी शिनिची उसे बोलता है, मुरानो तुम चिंता मत करो, तुम प्लीज अपनी क्लासरूम में जाओ, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। और मुरानो समझ जाती है कि ये बंदा फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। और तभी शिनिची जल्दी में वहाँ से भाग जाता है और उस स्कूल की गेट से बाहर निकल जाता है और एक कोने में छुपता हुआ मिगी से पूछता है, मिगी कहाँ पर है वो लोग। मिगी उसे बताता है, शिनिची वो 300 मीटर से ज्यादा दूर हैं और सबके सब पैदल आ रहे हैं। लेकिन तभी मिगी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शिनिची बोलता है, अबे क्या कर रहा है भाई तू, अभी मत सो, अभी मुझे तेरी जरूरत है भाई, क्या कर रही है। और तभी मिगी कहता है, सॉरी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बस किसी तरह से सरवाइव कर जाना। और ये बोलकर मिगी सो जाता है। अब शिनिची एक टैक्सी लेकर काफी दूर आ जाता है उस जगह से और सोचता है, हाँ अब तो मैं काफी दूर हूँ पैरासाइट से, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे पीछे एक और टैक्सी वहाँ पर आ चुकी है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और शिनिची समझ आता है कि ये एक पैरासाइट है और ये यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। शिनिची अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और वो पैरासाइट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पैरासाइट की स्पीड काफी स्लो होती है शिनिची के मुकाबले। अब शिनिची अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है बस। और तभी उसे एक गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी वाला शिनिची को एक लिफ्ट देता है। और अब काफी दूर आने के बाद शिनिची सोचता है, फाइनली भाई 4 घंटे हो गए, लगता है वो पैरासाइट चला गया, मुझे कोई नहीं दिख रहा मेरे पीछे, अब मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी एक ट्रक वहाँ पर आता है और वो बंदा उछलकर उस ट्रक से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जंप करने की वजह से ये बंदा नीचे गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बेसिक मोटर फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे होते। और तभी मिगी भी उड़ जाता है और मिगी उसे बताता है, शिनिची बाकी के 2 पैरासाइट्स भी इसी की बॉडी में हैं। और शिनिची ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब मिगी और मिकी, इस बंदे का नाम मिकी है, ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो रहते हैं। और मिकी मिगी को कहता है, जिस तरह से तुम बाकी पैरासाइट से फाइट करते हो, तुम्हारा लड़ने का तरीका मुझे काफी पसंद आया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ह्यूमन ब्रेन होने की वजह से भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारे साथी को तुमने बहुत ही बेरहमी से मारा था और अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। और ये बोलकर वो बंदा मिगी पर हमला कर देता है। शिनिची उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शर्ट फट जाती है उसके हमले से और मिकी शिनिची के शोल्डर पर हमला करके उसे हर्ट कर देता है। और शिनिची अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। मिकी शिनिची का पीछा करने लगता है और मिगी शिनिची को बोलता है, शिनिची वो पैरासाइट काफी स्लो है, तुम मुझसे फास्ट तो हो लेकिन तुम्हारे पास उतना स्टेमिना नहीं है, वो तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लेगा। और शिनिची की स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लगती है और वो बोलता है, मिगी मैं काफी थक चुका हूँ। अब चलते चलते शिनिची थक जाता है और सड़क के बीचों बीच आकर देखता है कि वो पैरासाइट उसका पीछा नहीं कर रहा, इसीलिए वो थोड़ी देर तक रेस्ट करने का डिसाइड करता है। मिगी बोलता है, शिनिची ये बिल्कुल अलग टाइप का एनिमी है क्योंकि उस एक ह्यूमन बॉडी में 3 पैरासाइट्स हैं और हम अकेले, मैंने ऐसा पैरासाइट पहले कभी नहीं देखा। और तभी एक गाड़ी वहाँ पर आने लगती है और मिकी उनके सामने आ जाता है। मिकी बोलता है, लगता है तुम्हें भागना काफी पसंद है, पर अब मैं
थकने लगा हूँ, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और तभी मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची मैं अटैक्स को ब्लॉक करूंगा और तुम बस लेफ्ट साइड के अटैक्स को डॉज करना। अब मिकी उन पर अटैक करना शुरू करता है और शिनिची बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उन्होंने अभी डिसाइड किया। मिकी के लेग पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे पता चलता है कि मिकी के लेग के अंदर भी एक पैरासाइट है जिसकी वजह से उसकी लेग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। मिकी ये देखकर हंसने लगता है और कहता है अच्छी चाल थी, अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर वो शिनिची पर हमला कर देता है लेकिन मिगी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मिकी शिनिची पर अटैक करता है तो उसके खुद के ब्लेड्स ही आपस में टकरा जाते हैं और शिनिची को नहीं मार पाते वो लोग। और ये देखकर शिनिची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिगी उसे बताता है, शिनिची ये एक तरह से मिसकम्युनिकेशन का साइन था। पहले तो मैं इस न्यू तरह के पैरासाइट को देखकर काफी हैरान था लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है। मिकी के पैरासाइट्स अलग तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिसकी वजह से इसके लेग्स ह्यूमंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी श्योर हूँ कि इसका हेड इसकी बॉडी